नमस्कार मित्रों, एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। सुप्रीम कोर्ट का अभी एक फैसला आया है दिव्यांगों के हक को लेकर। हम जानेंगे इस फैसले में दिव्यांगों के लिए क्या क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, उस फैसले के क्या निहितार्थ निकाले जा सकते हैं, या पूरा जो हमारा सेशन होगा इसी पर केंद्रित होगा। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे एलिमेंट क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमसे जुड़ सके। आइए वीडियो के टाइटल को समझते हुए आगे बात करते हैं। दिव्यांगों के हक में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला हमें क्यों जानना चाहिए, क्यों जानना जरूरी, खबर क्या है, चर्चा में क्यों है, क्या है समस्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और कुछ योजनाएं और नियमों पर बात कर लेंगे। आइए बात करते हैं खबर और चर्चा में क्यों है। तो एसेसिबिलिटी फॉर डिसेबल्ड पर्सन इज अ ह्यूमन एंड अ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें यह बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि दिव्यांग जन के लिए सुलभता एक मानव और मौलिक अधिकार है। दिव्यांग जनों के लिए जो सुलभता है एक मानव और मौलिक अधिकार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। इस आदेश पर हम बात करेंगे, यह खबर में है, यह चर्चा में है। और यूनिवर्सल डिजाइन सार्वजनिक और निजी स्थानों में लागू करने का निर्देश भी दिया गया है। जो यूनिवर्सल डिजाइन है, यूनिवर्सल डिजाइन समझ रहे हैं, अगर आप प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, स्टेशन पे जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो वहां पर जाने के लिए स्वचालित सीढ़ियां होनी जरूरी है। अगर आप 5 मंजिले पर कोई ऑफिस है तो उस ऑफिस में जाने के लिए लिफ्ट होना चाहिए। जो दिव्यांग जन है अगर पैर से कमजोर है तो उनके लिए वो सुविधाएं मुहैया करानी जानी चाहिए जिससे वह अपने ऑफिस में जाएं और अपने काम को आसानी तरीके से कर सकें। अगर वो बहरे हैं तो सुनने वाली व्यवस्था होनी चाहिए, अगर वो देख नहीं पाते हैं तो उनके लिए उस प्रकार की व्यवस्थाएं दी जानी चाहिए। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग जन के लिए सुलभता एक मानव और मौलिक अधिकार है। यूनिवर्सल डिजाइन किया गया है कि सार्वजनिक और निजी संस्थानों में लागू करने के निर्देश देते हैं। डिजाइन होती है उसका निहितार्थ क्या निकाला गया है कि सभी लोग चाहे योग्यता, उम्र या स्थिति कुछ भी हो उपयोग कर सके। यह डिजाइन सिद्धांत समावेशिता को बढ़ावा देता है जिससे दिव्यांग व्यक्ति भी समाज में समान रूप से भाग ले सके। अब प्रश्न यह उठता है कि जो दिव्यांग जन है उनके सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या है। वैसे तो हर व्यक्ति के सामने चुनौतियां हैं, लेकिन बात की जा रही है दिव्यांग जनों की। दिव्यांग जनों के सामने कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? तो दुर्गम बुनियादी ढांचे की अगर बात की जाए, दुर्गम बुनियादी ढांचा मतलब सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में उचित सुविधाओं की कमी है। जैसे बात की जा रही थी कि अगर आप बस स्टैंड पर जाते हैं और बस पकड़नी होती है तो वहां कोई व्यवस्था नहीं होती है कि हम बस में जो दिव्यांग है, पैर काम नहीं कर रहा है, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, तो बस में अपनी सीट पर कैसे बैठे। भले ही उस बस में एक सीट पर लिखा रहता है दिव्यांगजनों के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे मंत्री विधायकों के लिए, प्रमुख व्यक्तियों के लिए वो तो सुविधाएं हैं, लेकिन उस सीट तक वह व्यक्ति कैसे पहुंचेगा इसकी चिंता क्यों न सताए। वही बात की जा रही है कि दुर्गम बुनियादी ढांचा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 2018 की जो रिपोर्ट कहती है कि केवल 3% इमारतें पूरी तरह से सुलभ है। भारत में अगर 100 इमारतें हैं तो उसमें 3% इमारतें ही ऐसी है जो दिव्यांग जनों के लिए सुरक्षित है, सुलभ है। शैक्षिक बहिष्कार की अगर बात करें, समावेशी स्कूलों और शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की कमी तो दिल्ली विश्वविद्यालय, एम्स जैसे संस्थानों में भी है, जेएनयू में भी है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनमें भी शिक्षकों की कमी है। लेकिन अगर हम बात करें दिव्यांगजनों के लिए तो दिव्यांगजनों की अगर शिक्षा की व्यवस्था को देखा जाए, शैक्षिक बहिष्कार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं से वह कमी उनको कहीं ना कहीं से यह दिखा रही है कि आप शिक्षा ही ग्रहण ना करिए। स्किल्ड टीचर नहीं है, कैसे दिव्यांगजनों को पढ़ाया जाता है, उसके लिए जो सामग्री होती है, पठन पाठन सामग्री होती है, उसका भी अभाव कहीं ना कहीं से हमें शैक्षणिक संस्थानों में देखने को मिलता है। 45% दिव्यांगजन निरक्षर हैं। 3 से 35 वर्ष की आयु के 62.9% स्कूल गए हैं। कार्यस्थलों पर भेदभाव और सामाजिक पूर्वाग्रह की स्थिति भी देखी जाती है। और भारत में लगभग 3 करोड़ दिव्यांगों में से 1.3 करोड़ रोजगार योग्य हैं। केवल 34 लाख को ही रोजगार मिला है। भारत में 3 करोड़ यानी 300 लाख, भारत में 300 लाख दिव्यांगजन हैं जिसमें 130 लाख लोग नौकरी पा सकते हैं। लेकिन भारत का दुर्भाग्य यह है कि इसमें केवल 34 लाख ही लोगों को रोजगार मिला है। मतलब जितने लोगों को मिलना चाहिए उसमें मात्र 20 से 25% ही दिव्यांगजनों को नौकरी मिला। संबंधी अगर बाधाओं की बात करें तो विकलांगता के अनुकूल
उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी हर जगह देखी जा रही है। गहरी जड़ें जमाए सामाजिक कलंक और गलत अवधारणाएं हैं कि किसी व्यक्ति को आंख से नहीं दिखाई देता है तो उसका अगर हम चेहरा देख लेते हैं तो हम जाते हैं तो कोई काम नहीं बनता है। इस प्रकार की कुरीतियां और दिमाग में जो गलत धारणाएं बन गई है वो बनी है। भेदभाव, सामाजिक गतिविधियों से इनको बहिष्कार, हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। अगर डिजिटल डिवाइड की बात करें तो डिजिटल सेवाओं में स्क्रीन रीडर और क्लोज्ड कैप्शन जैसी सुविधाओं का अभाव है। डिजिटली रूप से अगर कोई दिव्यांग देखना चाहे तो स्क्रीन रीडर और क्लोज्ड कैप्शन जैसी सुविधाओं का भरपूर अभाव देखने को मिलता है। 2020 में वेब एक्सेसिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 98% वेबसाइटें एक्सेसिबिलिटी आवश्यकों का पालन करने में विफल है, जिससे शिक्षा और रोजगार के अवसरों में असमानता बढ़ी है। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें 98% प्लेटफॉर्म इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं कि ऐसे लोग अपना फॉर्म भर सके, फॉर्म फिलअप कर सके। तो यही एक चिंता जता रही है, जिससे शिक्षा और रोजगार के अवसरों में असमानता बढ़ रही है। कानूनी और नीति कार्यान्वयन में अंतर की अगर हम बात करें तो प्रगतिशील कानूनों के बावजूद उनका प्रभावी कार्यान्वयन एक बहुत बड़ी चुनौती बना है। 2019 की अगर हम रिपोर्ट के अनुसार देखें तो केवल 23 ने ही राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन किया था, जो कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में अनिवार्य है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में यह बात कही गई है कि राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन करना है, लेकिन 2019 की अगर बात करें तो केवल 23 राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है दिव्यांगजनों के हक को लेकर, तो आइए इस पर बात कर लेते हैं। तो मानव और मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है उसमें बात किया जाता है मानव और मौलिक अधिकार का। तो विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाओं और अवसरों तक पहुंच बनाना चाहिए। यह अधिकार जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू नहीं है। मानव और जो मौलिक अधिकार है दिव्यांगजनों के प्रति वह जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू नहीं है। मुख्य न्यायाधीश का जो विचार है, क्या विचार है, तो विकलांगता तभी त्रासदी बनती है जब समाज आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में असफल होता है। ऐसा नहीं है कि विकलांग, आप स्टीफन हॉकिंस की बात करिए, देखिए ऐसे कई लोग मिलेंगे जो विकलांग होते हुए भी, दिव्यांग होते हुए भी अपने जीवन को सामान्य व्यक्तियों से कई गुना बेहतर बना लेते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का विचार यह है कि विकलांगता तभी त्रासदी बनती है, विकलांगता तभी त्रासदी बनती है जब समाज आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में असफल होता है। विकलांगों को जब हम वैसी सुविधाएं नहीं दे पाएंगे तो विकलांगता त्रासदी का रूप ले लेती है। उदाहरण के लिए यदि किसी शहर में मेट्रो और बसें विकलांगों के लिए सुलभ नहीं है तो यह समाज की असफलता है। लो फ्लोर व्हीलचेयर सुलभ सीएनजी बसें दिल्ली में 3775, तमिलनाडु में केवल 1917 ही है। अगर हम बात करें मुंबई में अंधेरी मेट्रो स्टेशन सुलभता मानकों का पालन करता है, जबकि बंबई आर्ट गैलरी में बुनियादी सुविधाओं की कमी देखी गई है। भावनात्मक और संबंध संबंधी चुनौतियों की अगर बात करें तो विकलांग व्यक्तियों के निजी जीवन और प्रेम के अधिकारों को समाज नजरअंदाज करता है। विकलांग व्यक्तियों का जो निजी जीवन होता है और प्रेम होता है, इनको समाज कहीं न कहीं से नजरअंदाज करता है। निजी स्थान न मिले तो उनके भावनात्मक और अधिकार प्रभावित होते हैं। अगर उनको निजी स्थान नहीं मिलता है तो उनके भावनात्मक अधिकार जो होते हैं और कहीं न कहीं से प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसआर की रिपोर्ट आई है, जो फैसले का आधार एनएसआर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट थी। इसमें बताया गया था कि जिसने सुलभता मानकों के लिए आवश्यक कदम उठाए, जो विकलांगता नियमों की अनिवार्यता को बचाता है। कोर्ट ने यह पाया कि विकलांगता अधिकार अधिनियम अनिवार्य नहीं थे। सरकार को 3 महीने में अनिवार्य नियम लागू करने के आदेश दिए गए। सुलभता का क्या महत्व होना चाहिए, आइए इस पर बात करें। सुलभता मौलिक आवश्यकता है। सुलभता मौलिक आवश्यकता है। अगर आपको शिक्षा की सुलभता होनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुलभता होनी चाहिए, आपको डॉक्टर मिले जिससे आपका इलाज हो जाए, आपको सरकार एडवोकेट दे, वकील दे जिससे आप अपने न्याय को पा सके, इस प्रकार की सुलभता की बात की जा रही है। लेकिन सुलभता का एक दायरा विकलांग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के विषय में जब हम बात कर रहे हैं तो उनको केंद्र में रखकर हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। सुलभता मौलिक आवश्यकता है जो व्यक्तियों को अधिकारों को उपयोग करने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि व्हील चेयर रैंप की अनुपस्थिति से कार्यालय में विकलांग व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा प्रभावित होती है। सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी की बात करें तो कोर्ट ने बताया कि विकलांगता बाहरी बाधाओं द्वारा उत्पन्न होती है, न कि व्यक्ति की आंतरिक समस्या है। विकलांगता बाहरी बाधाओं द्वारा उत्पन्न होती है, यह व्यक्ति की आंतरिक समस्या नहीं है। यह सोशल
मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी की बात करता है कि यह आंतरिक नहीं होता है, विकलांगता आंतरिक नहीं होती है, यह बाहरी होती है। तो ब्रेल, साइल और ऑडियो गाइड की अनुपस्थिति होती है तो दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए सार्वजनिक स्थान सुलभ नहीं होता है। समाज की जिम्मेदारी भी कुछ होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुलभता का अधिकार समाज की चेतना का एक प्रमुख हिस्सा होना चाहिए। समाज की चेतना का एक प्रमुख हिस्सा होना चाहिए सुलभता का अधिकार, कि कोई व्यक्ति अगर दिव्यांग है तो उनको जो चाहिए, उनको जो वस्तुएं चाहिए, उनको जो संसाधन चाहिए, उनको जो माध्यम चाहिए वह सुलभ हो जाए। यूनिवर्सल डिजाइन का सिद्धांत, सरकार को कहा गया है कि सार्वजनिक और निजी संस्थानों को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। यही यूनिवर्सल डिजाइन का सिद्धांत है। यूनिवर्सल मतलब सबके लिए, छोटे बच्चे से लेकर महिलाओं को लेकर, वृद्धों को लेकर, दिव्यांगों को लेकर, सबके लिए सुलभ होना चाहिए। जो बिल्डिंग है, हमने देखा कि 3% बिल्डिंग ही ऐसी है जो सुलभता के सिद्धांत का पालन करती है। वही बात उदाहरण में, नई इमारतों में लिफ्ट और रैंप का शुरू से ही निर्माण होना चाहिए। नए उत्पादों और सेवाओं की सुलभता, नई सेवाओं उत्पादों की सुलभता की आवश्यकता पर बात की गई। नई वेबसाइटों को स्क्रीन रीडर के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि जो दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए क्या क्या प्रमुख पहले की गई, दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या पहल हो गई, क्या क्या पहले की गई, आइए उन पहलों पर हम बात कर लेते हैं। वैश्विक पहल की बात करें दिव्यांग जनों के लिए तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो पीएम दक्ष योजना, सुगम्य भारत अभियान, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना, दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण और सहायता उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए सहायता, विकलांगों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप, इतनी चीजें पहल की गई हैं उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए। पीएम दक्ष यानी दिव्यांग कौशल विकास पुनर्वास योजना संचालित की जाती है भारत सरकार के द्वारा, जो दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए काम करती है। सुगम्य भारत अभियान के तहत भी दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए काम की जाने वाली पहल है। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना भी उसी प्रकार की पहल है। दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरणों, सहायता उपकरणों की खरीद, विकलांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप, ये इस प्रकार की पहलें हैं जो दिव्यांग जनों को कहीं न कहीं से सशक्तिकरण के लिए चलाई गई योजनाएं और कदम है। अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकारों को वास्तविक बनाना इंचियोन रणनीति, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन होता है और अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाकर उनके हक को, उनके बातों को और सशक्तता प्रदान की जाती है। ये रहा पूरा मामला। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिव्यांग जनों को लेकर क्या आया है, फैसले के क्या निहितार्थ निकाले जा रहे हैं, यह फैसला क्यों जरूरी है, समाज को क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की क्या मंशा है, वह क्या चाहते हैं समाज से, वह इमारतों में किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं, किस प्रकार के बोर्ड का गठन होना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर हमने बात किया। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस के साथ, वीडियो सेशन के साथ हम प्रतिदिन द सोशल डायमेंशन प्रोग्राम के तहत उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।